अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज कहानी और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों, मेरा ये चैनल और मेरी ये मेहनत, मैंने एक एम रखा हुआ है, मैंने एक मकसद रखा हुआ है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद के साथ मेरी जब अर्निंग स्टार्ट होगी तो मैं इस चैनल में से जो मुझे अर्निंग मिलेगी उसमें से मैं कुछ परसेंटेज जो है वो गरीब भाइयों में तकसीम करूंगा, गरीब भाइयों और बहनों में। और अल्लाह ताला मुझे अपने मकसद में और इस नेक काम में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन इस नेक काम में मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, उसके बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं इंशाल्लाह ताला अर्निंग तो हर कोई करता है, लेकिन मैंने इसी एम पे काम किया करना है इंशाल्लाह ताला। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप भी इस नए काम में हिस्सा लें और मेरी मदद करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर भी प्रेस करें और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें। उससे जल्द से जल्द हमारा चैनल ग्रोथ करेगा और इंशाल्लाह ताला इस नए काम में जल्दी होगी। एक और चीज़ भाइयों के मेरे अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, लेकिन उस लिहाज से मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये सब्सक्राइबर मतलब मेरे जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, अगर वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते तो इस वक्त मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स होते। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस नए काम को अपने ज़हन में रख कर प्लीज़ मेरी मदद करें। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं उस अमाउंट को शो तो नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे कभी कम अर्निंग होती है, कभी ज़्यादा अर्निंग होती है, तो एक अमाउंट जो मैं बता दूँगा अगर आपको, तो अगर मुझे उतनी अर्निंग नहीं होती तो मैं वो उतने तकसीम नहीं कर सकता, तो फिर मैं गुनाहगार होऊंगा। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जितनी तौफीक दी, मैं इंशाल्लाह ताला उतना उससे ज़्यादा ज़रूर तकसीम करूँगा अपने गरीब भाइयों में और बहनों में। लेकिन उसमें मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें। जितने लोग भी मेरी वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दिया करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला भी हमारी मदद करेगा, क्योंकि हमारा मकसद नेक है। तो बाकी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ और काफ़ी वो उसमें मेहनत होती है, तो इसलिए मैं आपको भाई समझ कर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर भी प्रेस करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो चले आए स्टोरी और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। दूसरे दिन दोपहर के बाद ट्रेन बम्बई सेंट्रल के स्टेशन पर आकर रुक गई। जिब्रान और कमांडो इमरान एक दूसरे से अलग अलग उतरे और स्टेशन से बाहर आ गए। स्टेशन से बाहर आने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ हो गए। अगरचे मुंबई के इलाके मतंगा के लिए लोकल ट्रेनें भी चलती थी, मगर उन्होंने लोकल ट्रेनों की भीड़ भाड़ में सफर करने से ग्रेज किया, एक टैक्सी ले ली। मतंगा मुंबई सेंट्रल के स्टेशन से काफी फासले पर है, इन्हें काफी वक्त लग गया। कॉलेज रोड रेलवे स्टेशन की दूसरी जानिब है। ये इस एतबार से भी मशहूर सड़क है कि राजपूत फैमिली की पुरानी कोठी इसी सड़क पर थी और आदम प्रकाश वगैरह भी इसी सड़क पर रहते थे। शुरू में इस सड़क पर सिर्फ बंगले और कोठियां ही थी। अब यहाँ शॉपिंग प्लाजा और कारोबारी दफ्तर भी थे। जिब्रान कहने लगा, स्टार सेठ पार्टी डेकोरेटर्स का बोर्ड यहीं कहीं होना चाहिए। उन्होंने टैक्सी छोड़ दी और कॉलेज रोड पर पैदल चल रहे थे। बाहर एक बिजनेस कम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर इन्हें ये बोर्ड नजर आ गया। वो दफ्तर में दाखिल हो गए। काफी बड़ा दफ्तर था। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने इनसे पूछा कि इन्हें किससे मिलना है। इमरान ने कहा, हमें शेर साहब से मिलना है। क्या वो ऑफिस में ही हैं? लड़की ने इंटरकॉम फोन का नंबर घुमाते हुए पूछा। आपका नाम? इमरान बोला, अब्दुल गफार, मैं दिल्ली से आया हूँ। स्टार सेठ को इमरान और जिब्रान के आने की इत्तला मिल चुकी थी और इन्हें यह भी बता दिया गया था कि अब्दुल गफार के फर्जी नाम से मिलेंगे। लड़की ने इंटरकॉम पर स्टार सेठ से कहा कि दिल्ली से मिस्टर अब्दुल गफूर आए हैं। इसके बाद लड़की ने इमरान से कहा, तशरीफ ले चले। सामने वाला कमरा सेठ साहब का है। सेठ साहब की फोटो इमरान और जिब्रान दोनों ने अच्छी तरह से दे रखी थी, इसलिए सेठ साहब को पहचानने में देर न लगी। सेठ को भी इमरान और जिब्रान दोनों की तस्वीरें बजरिया रजिस्ट्री डाक मिल चुकी थी, इसलिए इसने भी दोनों को पहचान लिया। स्टार सेठ ने हाथ कोड अल्फाज में इमरान को एक जुमला बोला, जिसके जवाब में इमरान ने भी सही खुफिया जुमला बोल दिया। सेठ साहब इस वक्त अपने सजे हुए कमरे में अकेला था। इसने इमरान और जिब्रान को
बारी बारी बड़े गौर से देखा। स्टार सेठ का वही हुलिया था जो इसकी पासपोर्ट तस्वीर की फोटो में था। चेहरे के नकूश में खास बात नहीं थी, बड़ा नॉर्मल चेहरा था, सिर्फ आंखों में एक खास चमक थी जिसे पता चलता था कि ये शख्स बड़ा ज़हीन और गहरा है। स्टार सेठ ने जिब्रान से कहा, तुम लोग मेरे रेस्ट हाउस में जाकर थोड़ा आराम करो, मैं वहाँ फोन कर देता हूँ। अगर खाना नहीं खाया तो वहीं खाना भी खाना, मैं तुम्हें शाम को आकर मिलूंगा। इसके बाद इसने रेस्ट हाउस फोन करके अपने मुलाजिम अब्दुल चाचा को कहा, अब्दुल चाचा, दिल्ली से मेरे हाथ मेहमान आए हैं और वो कुछ दिन रेस्ट हाउस में क़याम करेंगे, इनका हाथ ख्याल रखना, वो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। इसके बाद शेर साहब ने अपने ड्राइवर को बुलाकर कहा, ये मेरे मेहमान हैं, इन्हें रेस्ट हाउस पहुंचा दो। और इमरान और जिब्रान उठ खड़े हुए। स्टार सेठ का शुक्रिया अदा करके इनसे हाथ मिलाकर ड्राइवर के साथ दफ्तर से बाहर आकर स्टार सेठ की कीमती और आरामदेह कार में बैठकर इनके रेस्ट हाउस की तरफ रवाना हो गए। शेर साहब ने शहर से कुछ फासले पर समंदर के किनारे ये रेस्ट हाउस बनाया हुआ था। ये 2 मंजिला बंगला नुमा इमारत थी। अब्दुल चाचा ने इनका खैर मुकदम किया और पहली मंजिल का कोने वाला पोर्शन खोल दिया। बेडरूम में 2 बिस्तर अलग अलग लगे थे। ड्राइंग रूम की आराइश बड़ी पुरकशिश थी, टीवी वगैरह मौजूद था। समंदर की तरफ से बड़ी खुशगवार हवा आ रही थी। अब्दुल चाचा ने पूछा, साहब खाना लगा दो? हाँ लगा दो। खाना भी बड़ा पुरतकल्लुफ था। बहरहाल खाना वगैरह खाकर इमरान और जिब्रान बाहर बरामदे में आराम कुर्सियों पर बैठकर बातें करने लगे। जिब्रान बोला, हमें सबसे पहले ताजमहल होटल का जायजा लेना चाहिए और किसी तरह से ये पता करना चाहिए कि रूसी वफद किस विंग में आकर ठहरेगा। इमरान ने कहा, ये शायद होटल की इंतजामिया को भी खुद भी मालूम नहीं होगा, अगर मालूम भी होगा तो वो नहीं बताएंगे। इंटेलिजेंस वालों ने इन्हें मना कर रखा होगा। इससे ख्वाब हुआ हम इंटेलिजेंस की नज़रों में आ जाएंगे। ठीक है, हम नहीं पूछते, लेकिन हमारा अपने तौर पर वहाँ जाकर होटल का जायजा लेना बहुत ज़रूरी है। इमरान बोला, इस सिलसिले में शेर साहब से मशवरा करना ज़रूरी है। हो सकता है इनके ज़हन में कोई दूसरा मंसूबा हो। इसे हमारे मिशन के बारे में सब कुछ बता दिया गया है। बम्बई का मौसम खुशगवार था, दिल्ली वाली सर्दी नहीं थी। देर तक दोनों कमांडो दोस्त बरामदे में बैठे अपने मिशन के नशेबो फराज पर गुफ्तगू करते रहे। शाम के वक्त दोनों उठकर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। कुछ देर बाद स्टार सेठ भी आ गया। इसने अब्दुल को चाय लाने के लिए कहा। कुछ देर वो इमरान और जिब्रान के साथ बम्बई के मौसम वगैरह के बारे में बातें करते रहे। अब्दुल चाय रख कर चला गया तो स्टार सेठ ने कहा, इतनी इत्तला यहाँ मुझे भी अपने ज़रिए से मिल चुकी है कि अगले माह के पहले हफ्ते में रूस का एक और तजारती वफद आ रहा है और बज़ाहिर ये तजारती वफद है, लेकिन मुआहदा करने के लिए आया है। यह भी मालूम हुआ है कि वफद ताजमहल होटल में ठहरेगा। अब इस वफद की आमद में पूरे 10 दिन रहते हैं। तुम्हारे ज़हन में अगर कोई मंसूबा है तो मुझे बताओ, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। इमरान ने कहा, अभी तक तो हमने कोई मंसूबा नहीं बनाया। इसके लिए सबसे पहले हमें ताजमहल होटल में जहाँ ये वफद ठहरेगा और जहाँ मुआहदे पर दोनों ममालिक के दरमियान दस्तखत किए जाएंगे, इसका इल्म बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद ही किसी मंसूबे पर गौर किया जा सकता है। शेर साहब ने चाय का घूंट भरने के बाद सिगरेट सुलगा लिया और बोला, इसकी तुम फिक्र न करो, ये मैं अपने खुफिया जरिए से मालूम कर लूँगा। लेकिन सवाल ये है कि फौजी पैकेट की नकल तुम लोग कैसे हासिल कर सकोगे? जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुआहदे की फाइल की 2 कापियाँ होंगी। एक कापी भारतीय वफद के पास रहेगी और दूसरी रूसी वफद के पास होगी। दोनों मुआहदे की फाइल को इंतहाई राजदारी और हिफाजत के साथ रखेंगे। वहाँ सिक्योरिटी का भी बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम होगा। इंटेलिजेंस ने सारे होटल को घेरे में ले रखा होगा। ये पता करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि रूसी वफद और भारतीय वफद ने मुआहदे की दस्तावेज किस जगह पर रखी हुई है। वो तो इसकी हवा तक लगने नहीं देंगे। इमरान और जिब्रान खामोश रहे, उन्होंने कोई तस्बरा नहीं किया। स्टार सेठ भी खामोश हो गया। लगता था इसका जहन बड़ी तेजी से कुछ सोच रहा है। कहने लग, लेकिन हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। मेरे पास यहाँ और ताजमहल होटल में भी ऐसे जरिए हैं कि कोई ना कोई सूरत निकल आएगी। तुम लोग अभी कुछ देर सब्र करो और यहाँ आराम करो। मैंने तुम्हारे आने से पहले कुछ आदमी की ड्यूटी लगा रख दी थी कि वो ये मालूम करें कि रूस का तजारती वफद होटल के कौन से विंग में ठहरेगा और मुआहदे पर दस्तखत कौन से हाल से होंगे। ताजमहल होटल के 6-7 हाल हैं। एक इनका खास VIP मीटिंग रूम है। बहरहाल 2-1 दिन में कुछ न कुछ जरूर मालूम हो जाएगा। कमांडो जिब्रान ने कहा, हमारे ख्याल है कि हमें ताजमहल होटल का एक नजर जायजा ले लेना चाहिए। स्टार सेठ ने कहा, मैं समझता हूँ इस वक्त तुम्हारा होटल में जाना ठीक नहीं, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक इंटेलिजेंस वालों की एक पार्टी इस वक्त होटल में मौजूद है और कोई पता नहीं ये लोग किस बेस में होटल की निगरानी
निगरानी कर रहे हैं। इस तरह तुम खुद बहुत इंटेलिजेंस की निगाहों में आ जाओगे। उस्ताद सेठ का मशवरा बड़ा सही था। इमरान और जिब्रान ने इसका मशवरा कबूल कर लिया। दोनों कमांडो दिन के वक्त रेस्ट हाउस में ही गुजारते। किसी दिन सिर्फ शाम को अंधेरा हो जाने के बाद गाड़ी लेकर बम्बई के सैल समंदर की तरफ निकल जाते। वक्त वहाँ टहलते और अपने मिशन के बारे में गुफ्तगू करते और घंटे डेढ़ घंटे बाद फिर रेस्ट हाउस आ जाते। इस तरह 6-7 दिन गुजर गए। इनकी इत्तला के मुताबिक रूसी वफद के आने में 3 दिन बाकी थे। उस्ताद सेठ पल पल की खबर रखता था। वो रात को थोड़ी देर के लिए इमरान और जिब्रान से मिलने रेस्ट हाउस जरूर आ जाता था और ताज़ा सूरत हाल बता देता था। एक रात आया तो लगता था कि कोई नई खबर लाया है। वो इमरान और जिब्रान को लेकर रौन में आकर बैठ गया। कहने लगा, नई इत्तला ये मिली है कि रूस का वफद तो अपने खास तैयारे में आ रहा है, लेकिन इस रूसी वफद का एक तजारती जहाज भी बम्बई की बंदरगाह पर पहुंच गया है। इसकी समझ नहीं आ रही कि ये तजारती जहाज किस लिए आया है और ऐन इसी वक्त क्यों आया है, जबकि दोनों इसके दरमियान एक खुफिया जंगी मुआहदा होने वाला है। कमांडर जिब्रान ने कहा है, हो सकता है रूस का तजारती जहाज तजारत का माल लेकर आया हो। शेर साहब बोले, रूस के तजारती जहाज तो सामान तजारत लेकर भारत आते ही रहते हैं, लेकिन इस जहाज का ऐन इस वक्त आना जब भारत और रूस के मबैन जंगी मुआहदा होने वाला है, बड़ा मायने हेज है। बहरहाल मेरा आदमी खोज लगा रहे हैं, कल तक कुछ ना कुछ मालूम हो जाएगा। और असल बात ये क्या है? कमांडो इब्राहिम ने पूछा, क्या इस सिलसिले में कुछ मालूम हुआ कि रूसी वफद ताजमहल होटल का किस विंग में ठहरेगा और मायदे पर दस्ता कौन से कमरे में होंगे? उस्ताद सेठ कहने लगा, मेरा ख्याल है इसकी इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है। मालूम करने वाली असल बात है कि मुआहदे के बाद दोनों ममालिक के वफद मुआहदे की दस्तावेज किस जगह रखेंगे। कमांडो जिब्रान बोला, वो भारतीय वफद के अरकान तो मेरा ख्याल है इस मुआहदे की दस्तावेज कड़ी हिफाजत में अपने साथ ही ही ले जाएंगे और इसी रोज हाथ तैयारे के जरिए वापस चले जाएंगे, जबकि रूसी वफद इस दस्तावेज को अपनी तहवील में रखेगा और जहां वो ठहरे होंगे या दस्तावेज भी इनके पास ही होंगे। इस तरह अगर हम इन दस्तावेज को हासिल करने के वास्ते दिल्ली का रुख करेंगे तो इसमें कामयाबी का इम्कान 1% भी नहीं, क्योंकि ये भारत सरकार के वार ऑफिस की टॉप सीक्रेट दस्तावेज होंगे और इंतहाई खुफिया तरीके से 1001 तालों के अंदर रखी जाएगी, जबकि रूसी वफद इस दस्तावेज के सामने ताजमहल होटल में ही होगा और इनके कमरों में इस दस्तावेज के उड़ाने या इसके उतारने के इम्कान ज्यादा होंगे। उस्ताद सेठ बड़े गौर से जिब्रान का बयान सुन रहा था। जब इसने बात खत्म कर ली तो वो बोला, तुम्हारे ख्याल में रूसी इस दस्तावेज की हिफाजत से गाफिल होंगे? इमरान ने कहा, गाफिल तो हरगिज नहीं होंगे, लेकिन रूसियों को इस दस्तावेज को ज्यादा से ज्यादा खुफिया रखने की इतनी जरूरत नहीं होगी जितनी जरूरत भारत सरकार को होगी। रूस तो अंदर से चाहता होगा कि दूसरे ममालिक के लोगों को भी यह भी मालूम हो जाए कि रूस ने भारत के साथ दोस्ती का हक अदा किया है और मुसीबत के वक्त रूस अपने दोस्त को कभी फरमोश नहीं करता। रूस को इससे नुकसान कम और फायदा ज्यादा होगा। इसके अलावा पहले ही ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि मुश्किल के वक्त रूस साथ देता है और ये कि रूस खुद एक कमजोर इस्तेकादी एतबार से गरीब मुल्क है, वो दोस्तों की क्या मदद करेगा। इमरान की यह दलाइल किसी हद तक वजह रखती थी। उस्ताद सेठ भी कुछ कायल होने लगे और कहने लगे, मैं समझता हूँ अगर ये तुम्हारी ये दलाइल गलत भी हो तब भी दिल्ली वार ऑफिस से इस सीक्रेट दस्तावेज को चुराना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन रूसी वफद के कब्जे से ये दस्तावेज चुराने की कोशिश की जा सकती है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरे कुछ आदमी मुख्तलिफ बेस में ताजमहल होटल में काम करते हैं और होटल की इंतजामिया में मुलाजिम है, क्योंकि इस होटल में भारत सरकार के आला सरकारी तरकीबात होती हैं और इन तरकीबात से हमें भारतीय हुकूमत के बाद बड़े अहम अंदरूनी राज दस्तयाब होते हैं। कमांडर जिब्रान ने कहा, कोशिश करने में कोई हरज नहीं। अगर बिलफर्ज महल हमें रूसी वफद से खुफिया मालूमात हासिल करने में नाकाम हो गए, हम दिल्ली दफ्तर जंग का रुख कर सकते हैं। फिर हम और इस जज्बे के साथ ये कमांडो एक्शन करेंगे कि ये हमारे सामने दूसरा रास्ता नहीं है और कुछ करना है इसी कमांडो एक्शन में करना है। और यही तय पाया कि सारी तवज्जो रूसी वफद पर मरकूज की जाए और अपने तमाम खुफिया काम में लाते हुए ये मालूम किया जाए कि रूसी वफद के अरकान होटल के कौन से हिस्से में किस स्वीट में ठहरेंगे, इन कमरों का महल वकूअ क्या होगा, इनकी सिमत किस तरह खुलती होंगी। अर्ज ये कि तमाम तफसीलात पहले से ही मालूम कर ली जाएंगी ताकि इनकी रोशनी में कमांडो एक्शन का मंसूबा तैयार किया जाए, क्योंकि तयशुदा बात थी कि रूसी वफद मुआहदे की दस्तावेज को ना तो बम्बई के किसी बैंक के लाकर में जमा करवाएगा और ना ही किसी के हाथ मासी को बचवाएगा। दस्तावेज वफद के कब्जे में ही होंगी और वफद का सरबराह किसी कमरे में होगा। इसी कमरे में यह दस्तावेज भी रखी
जाएंगी। यहाँ अगर जरूरत हुई तो बड़े जबरदस्त और तूफानी कमांडो एक्शन की जरूरत होगी। सेठ ने अपने इन तमाम खुफिया जरिए को खबरदार कर दिया जिनका तल्लुक ताजमहल होटल से था। रूसी वफद की बुकिंग एक हफ्ता पहले हो चुकी थी, लेकिन वफद के अरकान को जो कमरा अलाट किए गए थे इनका ऐलान नहीं किया गया था और इन्हें खुफिया रखा गया था। लेकिन होटल में स्टार सेठ जो आदमी काम कर रहे थे उन्होंने जिस रोज रूसी वफद के कमरों की बुकिंग हुई थी रोज शाम को आकर स्टार सेठ को इन कमरों के नंबर बता दिए और इस कमरे की निशानदेही भी कर दी जो रूसी वफद के सरबराह को अलाट किया गया था। स्टार सेठ ने इसी रात रेस्ट हाउस में आकर इमरान और जिब्रान को तमाम कमरों के नंबर बता दिए। रूसी वफद के सरबराह को 3 कमरों पर मुश्तमिल जो सूट अलाट किया गया था वो ताजमहल होटल की तीसरी मंजिल पर होटल के जनूबी हिस्से में था और इसका टीवी लाउंज की खिड़कियां नीचे अकबी अलान की तरफ खुलती थी। स्टार सेठ ने कहा, लेकिन ये खिड़कियां इतनी बुलंद हैं कि बाहर से खिड़की तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा वहां दीवार के साथ बत्तियां सारी रात रोशन रहती हैं। अगर किसी तरह तुम दीवार पर चढ़ भी गए तो नजर आ जाओगे। इमरान ने स्टार सेठ से पूछा, पार्टी डेकोरेशन के सिलसिले में आपका ताजमहल होटल से अक्सर रब्ता होगा, ये बताएं कि होटल में आपके जासूस किस किस पोजीशन पर काम करते हैं। स्टार सेठ ने कहा, इसको छोड़ें, ये आप बताएं कि आपको किस किस्म के आदमी की मदद चाहिए होगी। इमरान बोला, क्या इस हमले में आपका कोई अपना बंदा शामिल है जो आला सरकारी दफ्तर में इसके कमरों में सर्विस प्रोवाइड करता हो। स्टार सेठ कहने लगा, मेरे आदमी ज्यादातर वहाँ यही दिमाग अंजाम देते हैं। एक हेड बावर्ची भी है मेरे लिए काम करता है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये लोग मेरे लिए या पैसों की लालच के लिए ये काम नहीं करते, बल्कि सिर्फ जहाद कश्मीर और पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपने आप को खतरे में डाल रखा है। क्योंकि अगर ये मालूम हो जाए कि लोग वहाँ पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं तो फिर इनकी खैर नहीं। पुलिस इन्हें इसी वक्त पकड़ कर ले जाएगी और फिर इनकी लाशें भी किसी को नहीं मिलेंगी। जिब्रान ने सख्ता कहा, जज़ाकल्लाह, ये लोग इस्लाम के मुजाहिद हैं। इमरान ने स्टार सेठ से कहा, क्या इनमें से 1-2 ऐसे आदमी भी हैं जिन पर होटल की इंतजामिया पूरा एतमाद करती है और जो होटल में ठहरे हुए VIP लोगों के कमरों में सर्विस प्रोवाइड करते हों? क्यों नहीं? स्टार सेठ ने कहा, ऐसे 3 आदमी हैं, तीनों जवान आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं और VIP लोगों के कमरों की सफाई और बिस्तरों की चादरें बदलने और रात के वक्त काफी और दीगर मशरूबात लाने ले जाने की सर्विस इन्हीं के जिम्मे है। इमरान ने फैसला कुन अंदाज में कहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस करें, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और साथ साथ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लग रही है। और हाँ, अच्छे कमेंट किया करें और अपने पाकिस्तानी भाइयों का साथ दें, चाहे वो मैं हूँ या कोई और पाकिस्तानी भाई हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बिलाताहीर पहुँचती रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हम इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।